इस टाइप का भी प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया, लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये कर दिया है, यहां पे फ्रिक्शन दे दिया है। अदरवाइज आपको मालूम है कि जिस समय ए ब्लॉक वॉल से कांटेक्ट लूज करता है, उस समय जो बी ब्लॉक है राइट साइड में मूव करना जब शुरू करता है तो ये कांटेक्ट लूज कर देता है। राइट, यहां तक ठीक है ना? ठीक, हाँ। तो बतलाइए, अगर हम लोग इसका कांटेक्ट लूज ये ए के लिए देखें तो ए का कांटेक्ट तभी लूज होगा जब स्प्रिंग की जो वैल्यू है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो जैसे ही रिलैक्स पोजीशन के राइट साइड में जाता या रिलैक्स पोजीशन को क्रॉस करता तो कांटेक्ट लूज हो जाता। ये वाली बात अच्छे से क्लियर है? तो अब इस केस में अगर हमें कांटेक्ट लूज कराना है फ्रिक्शन के केस में, तो अब यहां पे एक फोर्स और आ गया जो उसको सपोर्ट कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। तो कांटेक्ट लूज कंडीशन कितनी हो जाएगी? व्हेन फ्रिक्शन फोर्स से स्प्रिंग फोर्स ओवरकम कर लेता है। लेकिन ये जरूर मालूम है कि स्ट्रेच होना चाहिए। इस समय जीरो के बाद नहीं कांटेक्ट लूज करेगा, थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे फ्रिक्शन है। ये मेरी बात समझ में आ गई कि यहां पे जब ये स्ट्रेच हो जाएगी तब ये कांटेक्ट लूज करेगा। पहले फ्रिक्शन नहीं होता था तो तुरंत कांटेक्ट लूज कर देता था। ये केवल इस प्रॉब्लम में डिफरेंस आ गया फर्स्ट पार्ट में, कि जिस समय ब्लॉक बी जो है वो स्ट्रेच कंडीशन में पहुंचेगा, कुछ स्ट्रेच कंडीशन में पहुंचेगा, उस समय कांटेक्ट लूज होगा। और इनिशियल कंप्रेशन कहां पे था? से यहां पे था। ठीक है ना? ये यहां पे था। और देखो इनिशियल लेवल इसका ये था। ठीक है? और आपने इसको यहां से यहां पहुंचा दिया पहले। ये कितना आपने इसे कंप्रेस कर दिया? से x0। ठीक है? सपोज आपने x0 यहां पे कंप्रेस किया हुआ है। कितना ये यहां पे गया? से x डैश। ठीक है? ये देख रहे हो कि ये जो सिचुएशन मैंने x0 लिखी हुई है 1, ये कौन सी कंडीशन है? कॉम्प्रेस कंडीशन है। और ये कंडीशन क्या है? 2। ये हमारे पास कौन सी कंडीशन है? स्ट्रेच कंडीशन है। यहां तक समझ में आ गया ना? अच्छा, अब इसके बाद इस वाले ऑब्जेक्ट को देखें, ए के बारे में देखें। ए कैसे कांटेक्ट लूज करेगा, इस वाले पार्ट का हम लोग फोर्स डायग्राम यहां पे बनाते हैं। कांटेक्ट लूज करेगा तो वॉल की नॉर्मल रिएक्शन तो 0 हो जाएगी। आपको मालूम है ये नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड की ऐसे होगी, ये वेट ऐसे होगा, स्प्रिंग फोर्स स्ट्रेच की कंडीशन में ऐसे होगा। ठीक है? और फ्रिक्शन फोर्स यहां एक्ट करेगा। यहां तक ठीक है? ये मैंने ए बनाया हुआ है फ्री बॉडी डायग्राम। दिस इज ओके? कोई दिक्कत तो नहीं इस वाले पार्ट को ऑब्जर्व करने में? ठीक है ना? इस वाले पार्ट को यहां तक ऑब्जर्व करने में दिक्कत तो नहीं? अच्छा, ये हम लोग यहां नॉर्मल रिएक्शन सपोज एन लिख लें, एन। ठीक है? तो बोलो ये क्या लिखना पड़ेगा मुझे? के एक्स डैश लिखना पड़ेगा ना? और ये मेरे पास क्या हो जाएगा? एम ए मल्टीप्लाइड बाई जी। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन किस नेचर का होगा? जब कांटेक्ट लूज करेगा स्लाइडिंग नेचर का होगा। राइट? एफ ए लिख देते हैं, ए में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स। दिस इज ओके? ठीक है? तो अब यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको कितनी दी गई थी? 1000 दी हुई थी। तो चलो इस वाले पार्ट से देखें, इसके फ्री बॉडी डायग्राम से, कि एक्स डैश की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो 1000 k मल्टीप्लाइड बाय एक्स डैश, दैट इज एक्स डैश, दैट शुड बी इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। तो म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन Na। ठीक है? अब ये वैल्यू है 0.5 और m मल्टीप्लाइड बाय g करोगे तो 20 हो गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स डैश? 1 सेंटीमीटर। 0.01 मीटर, दैट इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है? ये 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर एक्सटेंशन होगा, उस समय ये कांटेक्ट लूज कर देगा। राइट? इसके बाद अब आपको ये मालूम है कि यहां से यहां तक जाने में अब इसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? x0 प्लस एक्स डैश। यहां से यहां तक जाने में x0 प्लस एक्स डैश डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। यहां से कहां से स्टार्ट किया था? रेस्ट से। कहां पे पहुंच जाएगा? रेस्ट में।
इसलिए स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। ये वाली बात समझ में आ गई कि हम लोग यहां पे वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स क्या लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर आप यहां पे लिख सकते हो वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन बाय टोटल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम W टोटल इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा की आपको मालूम 0 है और W टोटल में क्या है, W स्प्रिंग प्लस W फ्रिक्शन इक्वल टू 0। ठीक है, W स्प्रिंग को आप क्या लिखते हो, W स्प्रिंग को लिखते हो 1/2 K एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर, और वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स को आप यहां पे क्या लिखोगे, ये कौन मूव कर रहा है, B मूव कर रहा है, तो कितना लिखना पड़ेगा, यहां वर्क डन माइनस होगा तो माइनस म्यू मल्टीप्लाइड बाई MBG, और मल्टीप्लीकेशन कितना डिस्प्लेसमेंट है, x नॉट प्लस x डैश, और दोनों का समेशन किसके बराबर हो जाएगा, 0। और यहां पे आपको ये मालूम है x इनिशियल और x फाइनल, x इनिशियल और x फाइनल में x इनिशियल बोलो कितना हो जाएगा, x इनिशियल इक्वल टू x नॉट और x फाइनल इक्वल टू कितना है बोलो, x डैश। ठीक है, अब इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद बतलाइए, सभी वैल्यू रखने के बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x नॉट, x नॉट कितना आ रहा है सॉल्व करने के बाद, x नॉट की वैल्यू बतलाइए कितनी आ रही है। सभी लोग देखो सॉल्व करो, जब तक कैलकुलेशन की खुद प्रैक्टिस नहीं आएगी, एनालिसिस की खुद प्रैक्टिस नहीं आएगी तो आप नए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको जरूर लग जाएगा कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, एक्चुअल में उस समय प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूं, आपको अपने तरफ से प्रॉब्लम रिपीट करने पड़ेंगे, कई बार कैलकुलेशन खुद करना पड़ेगा। कितना आ रहा है, ये 0.01 मीटर रखने के बजाय आप इसे 1/100 रखिएगा, ये 1/100 रखिए तो ये कितना आ रहा है, 3/100 आ रहा होगा, दैट इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। हाँ बोलो, देखो हम लोग यहां पे क्वेश्चन में क्या मालूम करना चाह रहे हैं, मिनिमम कंप्रेशन कितना कर दें। ठीक है, हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि मिनिमम कंप्रेशन कितना कर दें। अगर आप इसे ज्यादा कंप्रेस कर दोगे तो ये जो बी ब्लॉक है उस समय इसके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी और ये ए ब्लॉक लूज भी कर देगा कांटेक्ट। समझ में आ गया ना। तो अगर हम लोग मिनिमम कंप्रेशन अगर करेंगे तो मिनिमम कंप्रेशन के करस्पॉन्डिंग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होनी चाहिए। आप देखो ये जो लिखा हुआ था डेल्टा के अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ बनी रहती तो यहां पे आप फ्रिक्शन फोर्स वाले पार्ट और इन वाले पार्ट में देखो एक्स नॉट की वैल्यू मिनिमम नहीं आती। तो अगर आप मिनिमम कंप्रेशन कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो जो बी ब्लॉक है उसको हमें फाइनली रेस्ट में करना पड़ेगा। समझ में आ गया ना। आप उसे ज्यादा प्रेस कर दो, देखो एकदम बहुत तेजी से जर्क होके वो मूव करेगा, मतलब क्या हुआ, दैट कंप्रेशन विल नॉट बी मिनिमम, क्योंकि उस केस में बी के पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी और दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करने लगेंगे। तो मिनिमम कंप्रेशन के लिए बी शुड बी एट रेस्ट। ये वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, अच्छा पार्ट है इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ इनिशियल कंप्रेशन इज डबल द एक्स नॉट, जो आपने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया, कितना हो जाए 6 सेंटीमीटर, राइट, वो 6 सेंटीमीटर हो जाए। इसका मतलब अब क्या हो जाएगा, जो दूसरा ब्लॉक होगा उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। अब यहां पे जो आंसर आएगा आप उसके टर्म में रख दीजिएगा, जो भी डेसिमल में आ रही है उसको अंडर रूट वगैरह में, पूरा फाइनल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आप स्टेप्स को अंडर रूट वगैरह के टर्म में लिख दीजिए। आप किस तरह से सोचोगे तो आपके लिए आसान हो जाए। देखो 2x नॉट कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, 6/100 होगा, है ना। तो आप देखो पहले हमारे पास कितनी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की कितनी थी, हाफ के 2x नॉट का होल स्क्वायर, लिखोगे ना, हाफ के 2x नॉट का होल स्क्वायर। दिस पार्ट इज ओके। अच्छा फिर सोचो, जिस समय ए कांटेक्ट लूज करेगा उस समय आपको मालूम है कि एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग फिक्स है, दैट इज 1 सेंटीमीटर।
है ना, एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग फिक्स है, दैट इज 1 सेंटीमीटर, ये अच्छे से मालूम है। इसका मतलब क्या हुआ, उस समय स्प्रिंग के पास एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ के एक्स डैश स्क्वायर, और एक्स डैश की कितनी हो जाएगी वैल्यू 1 सेंटीमीटर। तो आप यहां पे बतलाइए कि जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हुआ, डिक्रीज हुई पोटेंशियल एनर्जी, वो कहां कहां पे किस किस तरह से एडजस्ट हो रही है। एक पार्ट तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में चला गया, कितना वर्क करा फ्रिक्शन में, एक्स नॉट का डबल करोगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 आ गया, और 1 सेंटीमीटर और चलना पड़ा, तो फ्रिक्शन ने 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस चलने के बाद एनर्जी लॉस की। तो अगर आप यहां पे डेल्टा यू आप कैलकुलेट कर दो, डेल्टा यू में फ्रिक्शन का वर्डन अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। ये वाली बात समझ में आ गई। इस तरह से करोगे तो आपके लिए सोचना आसान होगा। आप सबसे पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हाफ के 2x नॉट के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करें, फिर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x डैश के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करिए, x डैश की वैल्यू 1। तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास अवेलेबल थी इस प्रोसेस के लिए, वो फ्रिक्शन में एक मेजॉरिटी पार्ट चला गया। फ्रिक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 7/100 मीटर हुआ। अब जो रिमेनिंग बचा वो काइनेटिक एनर्जी के लिए अवेलेबल होगा। क्यों, ए के पास तो काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं, केवल बी के पास होगी। तो जो एनर्जी बची हुई है वो आप यहां पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी के बराबर कर दीजिए, ठीक है ना। तो अब जल्दी से बतलाइए कि कितनी काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है, अंडर रूट के टर्म में कैलकुलेट करो। देखो एक्स नॉट मैंने कैलकुलेट करके बतला दिया था, एक्स नॉट की वैल्यू आपके पास आई थी यहां तक, इतनी आ गई थी एक्स नॉट 3 सेंटीमीटर। लेकिन अब हमें इसका डबल कंप्रेशन करना है, 6 सेंटीमीटर कर लिया। तो सबसे पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, इतनी आई, चेक कर लीजिए। दिस इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, एक्स नॉट ये है और 2x नॉट हमने 6 सेंटीमीटर किया हुआ है, राइट। और आपको मालूम है कि जिस समय ये कांटेक्ट लूज करेगा उस समय ये 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच होगा। एक्स डैश की वैल्यू 1 सेंटीमीटर तो आपके लिए फिक्स है, एक्स डैश इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये आपके लिए फिक्स है। इसलिए इस समय पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हाफ के 1/100 का होल स्क्वायर। देखो इतनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, चेक कर लीजिए। देखो इनिशियल इतनी थी और फाइनल इतनी थी, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है, इनिशियल और फाइनल तो आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब बताओ डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 1.8 माइनस 0.05, दैट इज अ डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। लिख सकते हो ना आप ऐसे, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इतनी आ जाएगी, दिस इज ओके, दिस इज अ डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये बतलाओ ये डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी किसकी किसकी वजह से हुई है, एक तो फ्रिक्शन ने वर्क कर लिया है, दूसरा जो बचा हुआ पोटेंशियल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में जाएगी, जो ठीक है ना। तो आप यहां पे वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग, करेक्ट है ना। 7 सेंटीमीटर क्यों होगा ये समझ में आ रहा है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 हो जाएगा और 1 सेंटीमीटर और गया, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन में वर्क होगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा, दिस मच, मतलब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, ये मल्टीप्लीकेशन है बीच में, इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, दिस इज मल्टीप्लीकेशन आप, ठीक है, ये इक्वल टू साइन नहीं, दैट इज अ मल्टीप्लीकेशन। तो देखो ये हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स का वर्डन हो गया। अब इतने में से 0.07 आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। दिस इज ओके, समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट, ये हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। सब्ट्रैक्ट कर दिया, इतना काइनेटिक एनर्जी आई, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक हाफ mv स्क्वायर कैलकुलेट कर लें, और mb कितना दिया हुआ है 2, मतलब 2 दिया हुआ है ना हमारे पास, तो हाफ mb अगर कैलकुलेट कर लें तो स्पीड कितनी आ जाएगी हमारे पास, स्पीड आपके पास आ जाएगी √1.05। हम लोग इसी फॉर्म में लिख लें, राइट। अब बतलाइए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करनी है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 कितना दिया हुआ है 0, m2 की वेलोसिटी आपको ये दी हुई है, दोनों के मासेस मालूम है, फॉर्मूले में रख देंगे और इसी फॉर्मेट में रिजल्ट निकाल दें। ओके, यहां तक समझ में आ गया, ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करने लगते हैं ना, तो शुरुआत में जब तक हम लोग सॉल्व नहीं करते तो अच्छे चैलेंजिंग केसेस को फेस करने की हिम्मत भी नहीं आ पाती।
हम लोग जब सॉल्व करना शुरू कर देते हैं तो हम लोग हर एक पार्ट को पूरा अच्छे तरीके से एनालिसिस के साथ करने लगते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस कराए हुए हैं। ये क्वेश्चन है, इस लाइन का मतलब भी एनालाइज करना कि टू आइडेंटिकल बग्गीज ईच ऑफ मास 150 kg मूव वन आफ्टर अदर विदाउट फ्रिक्शन विद द सेम वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। ए मैन ऑफ मास स्मॉल एम राइड्स द रियर बग्गी। दोनों इस समय दोनों बग्गी आगे की तरफ जा रही हैं। रियर बग्गी का मैन जो है जंप करता है, कितनी वेलोसिटी से, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी दी गई है, v दी गई है। लेकिन जंप करने के तुरंत बाद जैसे ही जंप करता है तो रियर बग्गी स्टॉप कर जाती है, ठीक है, रियर बग्गी स्टॉप कर जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एट द टाइम ऑफ जंपिंग मैन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी, v, क्योंकि जिस समय जंप नहीं कर रहा दोनों की कॉमन वेलोसिटी, जैसे ही जंप किया ये बग्गी स्टॉप कर गई। तो इसका मतलब मैन की नेट वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ द मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू बग्गी प्लस वेलोसिटी ऑफ द बग्गी। वेलोसिटी ऑफ द बग्गी 0 हो गई तो वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द मैन रिलेटिव टू द बग्गी, दैट इज v, राइट। यहां तक क्लियर है। अब आगे वाली बग्गी में जंप किया तो अब मैन और फ्रंट बग्गी को सिस्टम ले लो, ठीक है। अब जल्दी से सॉल्व करो, देखो इक्वेशन बैलेंस होके लिखो एक बार। जब तक आदत नहीं पड़ेगी अच्छे क्वेश्चंस की इक्वेशन लिखने की तो फिर हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चन तक सोच भी नहीं पाएंगे, ठीक है। अच्छे से लिखो आप इक्वेशन। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम रियर बग्गी और मैन के लिए लिख लिया, ठीक है। क्या इक्वेशन हो जाएगी, मैन का मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी प्लस बग्गी का मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, 0 हो गया से, दैट शुड बी इक्वल टू इनिशियल लीनियर मोमेंटम 150 प्लस m मल्टीप्लाइड बाय 4। मतलब ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन इज ओके, फर्स्ट इक्वेशन चेक कर लीजिए आप, दिस इज ओके। फर्स्ट इक्वेशन समझने में आपने अगर अपने आप लिखी हो तो देखो कोई डिफर तो नहीं हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई, राइट। अब आपको क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैन एंड फ्रंट बग्गी जस्ट आफ्टर कोलिजन डिफर फ्रॉम जस्ट बिफोर कोलिजन बाय 2700 जूल। अब हमें यहां पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्रंट बग्गी के बारे में देखना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैन एंड फ्रंट बग्गी। अब मैन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारे पास, हाफ स्मॉल एम स्मॉल वी स्क्वायर, और फ्रंट बग्गी की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ 150 मल्टीप्लाइड बाई 4 का स्क्वायर। ये कब है, बिफोर है, डिफर कहा जा रहा है तो मतलब क्या हुआ, फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस। तो बिफोर काइनेटिक एनर्जी मैन की कितनी है, हाफ स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल वी का होल स्क्वायर, और फ्रंट बग्गी की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, मास ऑफ द बग्गी 150 मल्टीप्लाइड बाई 4 का स्क्वायर। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इतनी है, ठीक है। लिख लेते हैं हम लोग ये इस वाले पार्ट को। कई लोगों ने सॉल्व कर लिया लेकिन मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि सभी लोग सॉल्व करने लगो धीमे धीमे। यहां तक क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, फ्रंट बग्गी के लिए चाहिए, तो अब हमें फ्रंट बग्गी के लिए क्या करना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या करेंगे, मैन की तो वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी स्मॉल वी आई थी, तो मैन का लीनियर मोमेंटम बिफोर जंपिंग कितना हो जाएगा, m मल्टीप्लाइड बाई वी, और फ्रंट बग्गी का लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा, 150 मल्टीप्लाइड बाई 4। फ्रंट बग्गी में वो लैंड कर जाएगा तो मास कितना हो जाएगा, 150 प्लस m, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कॉमन। इसलिए हम लोग यहां पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज कर लें। यहां तक क्लियर है। इससे vc आ गया, राइट, इससे हमारे पास vc आ गया। अब बतलाइए क्या करना है हम लोगों को, अब इसका वेलोसिटी आ गई तो मैन सेकेंड बग्गी में मतलब फ्रंट बग्गी में तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ स्मॉल m प्लस 150 मल्टीप्लाइड बाई vc स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, E1 माइनस E2 इक्वल टू 2700 दिया हुआ है ना, डिफर बाय 2700, तो E1 माइनस E2 इक्वल टू 2700, राइट। चेक कर लीजिए, ठीक है। E1 की वैल्यू देखो चेक करिए, इतनी आई थी हमारे पास E1 की वैल्यू। E1 मालूम है आपको, E2 मालूम है, E1 ये है और E2 आपने ये कैलकुलेट किया हुआ है। E1 और E2 की वैल्यू रख लीजिए
और अब फाइनल जो कैलकुलेशन आ रहा है चेक कर लीजिए, वीसी की वैल्यू या जो भी हमारे पास रिलेशन है, मतलब एम की वैल्यू मिल जाएगी ना। एम कितना आ रहा है सॉल्व करने के बाद, एम की वैल्यू कितनी आ रही है जरा कैलकुलेट करके बतलाओ। और एम की वैल्यू आप यूज करके रख दोगे किसी भी इक्वेशन में, आपके पास स्मॉल भी आ जाएगा। ठीक है, जल्दी कैलकुलेट करो। एम की वैल्यू आपके पास 50 आएगी और वी की वैल्यू 16 आएगी। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। पूरे कैलकुलेशन के स्टेप्स करो। अब लास्ट प्रॉब्लम हम लोग कर लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5। एक बार ध्यान से देखिए इसके पूरे स्टेप्स। आप सोचिए इस कंडीशन को क्या करना है। पहले एम्पलीट्यूड में आपको कैलकुलेट करना है। देखो, जब ऑसिलेशन शुरू हो जाता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन का मतलब होता है जहां पे नेट फोर्स सिस्टम में जीरो हो या ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट में जीरो हो, तो जितना वो मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ जाता है उतना मीन पोजीशन से नीचे की तरफ, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन को एम्पलीट्यूड कहते हैं। दिस इज ओके, ये समझ में आ गया कि एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अबाउट द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या हुआ, जहां पे नेट फोर्स जीरो। जब ये स्ट्राइक करेगा, देखो पहले से ही कुछ कॉम्प्रेशन में होगा, जब इसमें स्ट्राइक कर जाएगा तो आप यहां पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओगे वर्टिकल डायरेक्शन में कोलिजन में, और इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। आपको मालूम है कि मासेस सेम है, वेलोसिटी बताओ कितनी होगी एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग, √2gh। पहले न्यूमेरिकल वैल्यू यूज ही मत किया करो, सबसे लास्ट में न्यूमेरिकल वैल्यू रखा करो जब तक जरूरत ना पड़े। तो पहले क्या हो जाएगी वेलोसिटी, √2gh। मासेस सेम है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाए तो कंबाइन ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v/2, √2gh डिवाइडेड बाई 2 आएगी। यहां तक क्लियर है। अब हमें देखना पड़ेगा कि पहले से ये कितना कॉम्प्रेस है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, mg इक्वल टू kx0। वो आपके पास क्या आ जाएगा, इनिशियल कॉम्प्रेशन आएगा। दिस इज ओके, ठीक है। इतना पार्ट तक आप कर लीजिए पहले, और न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे लास्ट में यूज करना। इतना पार्ट आप ध्यान से कर लीजिए पहले। सबसे पहले आप पूरा पार्ट जो है, पहले वेलोसिटी आपने कैलकुलेट कर ली, कंबाइन वेलोसिटी √2gh डिवाइडेड बाई 2 तक लिख लिया आपने। ठीक है, इस स्टेप तक चेक कर लीजिए। देखो जो मैंने बतलाया, ये वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ द ब्लॉक होगी। अब मासेस सेम है तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया तो ये वेलोसिटी हाफ हो गई। यहां तक तो कर लिया ना। इसके बाद अब देखो कि इनिशियल कॉम्प्रेशन कितना था, से y0 था, तो ky0 इक्वल टू कितना होगा, mg। तो y0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg डिवाइडेड बाई k0। राइट, यहां तक क्लियर है। ठीक है, ब्लॉक भी पहले इक्विलिब्रियम में था और इक्विलिब्रियम में हम लोग कॉम्प्रेशन कैलकुलेट कर लें तो ky0 इक्वल टू mg लिख देंगे। यहां तक क्लियर है। तो y0 की वैल्यू इतनी आ गई। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग कितनी हो जाएगी बिफोर कोलिजन, हाफ ky0 स्क्वायर। राइट, हाफ ky0 स्क्वायर। तो मैं इस पार्ट तक तो मैंने लिख दिया, ये आ गया, इस पार्ट तक मैंने लिख दिया। राइट, और अब क्या होगा आफ्टर कोलिजन बतलाओ, बोथ ब्लॉक विल मूव टुवर्ड द डाउनवर्ड डायरेक्शन। स्टिक कर जाएगा। स्टिक कर जाने के बाद अब क्या हो जाएगा, हमें तो कैलकुलेट करना ऑसिलेशन के लिए, तो हमें सबसे पहले मालूम करना पड़ेगा कि जीरो वेलोसिटी की कंडीशन कब आएगी। चलना शुरू किया, अब हमें देखना पड़ेगा कि अब वो जीरो वेलोसिटी में कब आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है कि मीन पोजीशन से कितना मैक्सिमम जाएगा। मैक्सिमम जाने का मतलब क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। तो अब हमारे पास इनिशियल एनर्जी ये है, कोलिजन हो गया। अब कंबाइन पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, जो अभी हम लोगों ने लिखी थी। अब यहां पे कैलकुलेट करिए कि इसके बाद कितना कॉम्प्रेशन होगा, इसी जनरल टर्म में कैलकुलेट कर लो, बाद में वैल्यू रखिएगा। अब मास कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा, याद रखिएगा। एक रफ डायग्राम बना लोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो एक रफ डायग्राम देखो बना लीजिए। यहां से कंप्रेस होना शुरू हुआ, सपोज यहां तक हम लोग पहुंच गए। ये आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन इनिशियल थी, इनिशियल इक्विलिब्रियम कंडीशन थी। राइट, और अब मास कितना हो चुका है, ये m है और ये भी m है। ओके, और स्प्रिंग आपको पहले से मालूम थी कि इनिशियली भी पहले भी हमारे पास y0 पहले से कॉम्प्रेस थी।
ये रिलैक्स कंडीशन ऑफ द स्प्रिंग। मान लो ये वाई हो गया है यहां पे, और जरा चेक करिए कि कितना कॉम्प्रेशन आएगा स्प्रिंग का इस केस में। देखो मैं यहां पे लिखूं इक्वेशन, जरा देखो, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू 0। ये हम लोग कब की कंडीशन लिख रहे हैं? जस्ट आफ्टर कोलिजन का एनर्जी कंजर्वेशन। डेल्टा के कितना आ जाएगा बोलो? डेल्टा के आ जाएगा 0 माइनस कितना बोलो लिखें? हाफ, और मास कितना लिखें? नो 2m। ठीक है, मैं अभी m के टर्म में लिख रहा हूं, राइट? बाद में वैल्यू रख लेना। 2m मल्टीप्लीकेशन, जो मैंने वेलोसिटी कंबाइन लिखी थी उस वेलोसिटी को मैं यहां पे लिख देता हूं, v लिखी थी ना हम लोगों ने, हाफ m v स्क्वायर। मैं वैल्यू बाद में रखूंगा, ठीक है? पहले मैं जनरलाइज रख रहा हूं। यहां तक क्लियर है डेल्टा के? अब डेल्टा यू में बोलो क्या क्या आ जाएगा? स्प्रिंग और ग्रेविटी। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे डेल्टा यू में डेल्टा यू स्प्रिंग प्लस डेल्टा यू ग्रेविटी। ठीक है, डेल्टा यू स्प्रिंग जरा देखें आप क्या बतलाते हो। डेल्टा यू स्प्रिंग मैं लिख देता हूं, बोलो कितना हो जाएगा डेल्टा यू स्प्रिंग? हाफ के वाई स्क्वायर माइनस कितना? हाफ के वाई नॉट स्क्वायर। बतलाओ, ठीक है ना? और डेल्टा यू ग्रेविटी बोलो कितना लिखोगे? डेल्टा यू ग्रेविटी बोलो कितना नीचे आ जाएगा? बतलाओ, जिस समय कोलिजन हुआ उससे y माइनस वाई नॉट। वाई नॉट ये रिलैक्स कंडीशन है, तो देखो इतना मूव कर जाएगा। ये है y माइनस वाई नॉट, तो ये कितना हो जाएगा? ये पोटेंशियल एनर्जी माइनस m की जगह कितना हो जाएगा बोलो? 2m मल्टीप्लीकेशन g और मल्टीप्लीकेशन y माइनस वाई नॉट। दिस इज ओके। और इस इक्वेशन को देखो सॉल्व करो। मैं इक्वेशन अब वैल्यू रख लो और इक्वेशन सॉल्व करो, जरा चेक करो कितना वैल्यू आ रही है। ये मैं जानबूझ के कैलकुलेशन के स्टेप्स आपको अभी दे रहा हूं, क्योंकि हम लोगों को 11th में अपने आप को प्रिपेयर करना होता है कैलकुलेशन के मोड में आ जाए। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक आएगी, 1/100 या डिवाइडेड बाय 100 के टर्म में कैलकुलेशन करना। और कितनी वैल्यू आ रही है जरा बतलाओ। उसके रूट्स आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्या रूट्स होंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी? जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी कॉपी में लिख लो। मैं फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूं। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 500 वाई स्क्वायर, वैल्यू रखने के बाद माइनस 10y माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 0। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। ठीक है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लोगे तो y की आपको जो रूट्स मिलेंगे, y की वैल्यू एक मिलेगा 6/100 और दूसरा आएगा, मैं रूट लिख देता हूं, माइनस 0.4 है तो इसको माइनस 4/100। ठीक है, मतलब ये y की कौन कौन सी वैल्यू आई? ये वैल्यू आ गई, एक आएगी 6 सेंटीमीटर और दूसरी आ जाएगी एंड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वैल्यू आएंगी। ये कैलकुलेशन करके देखना। इसका मतलब ऑसिलेशन किसके किसके बीच में आएगा? 6 और 4 के बीच में आएगा। ठीक है, ऑसिलेशन जो आएगा वो 6 और 4 के बीच में आएगा। इसलिए बतलाइए, एक रिलैक्स कंडीशन से दूसरी रिलैक्स कंडीशन में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। तो बतलाओ एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर।